मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। आज हम विज्ञान का पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल भाग 3। तो भाग 1 और 2 में हमने पढ़ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कहाँ मौजूद होता है ये, और उस सभी के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था दोनों। अब द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है वो क्या होता है। देखो, द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान बताया था मैंने कि जो भी कोई भी वस्तु मौजूद है इस ब्रह्मांड में, तो उसका कुछ ना कुछ तो जो वो धरती पे कुछ ना कुछ तो भार देगी। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, जितना भी उसके अंदर द्रव्य है, जो मतलब सॉलिड चीज़ है, जो जितनी भी है उस वस्तु के अंदर, या लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है उसके अंदर, बना तो सब एटम्स के उससे ही है, अणु से ही बना है सब, परमाणु से ही बना है सब। तो जो कुल द्रव्य की मात्रा है वस्तु में वो द्रव्यमान कहलाती है। दूसरा है हमारा भार। जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है। जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ जो खींचती है, जिस बल से जो पृथ्वी है, जितना बल उसको खींचने में लग रहा है, जिस बल से वो खींचती है उसको बोलते हैं भार। फिर द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कैसे माप सकते हैं, उसकी जड़त्व की माप से हम उसको माप सकते हैं कि वो कितना जो है वो उसका जो द्रव्यमान है मौजूद है। भार को कैसे मापा जाता है, भार को वस्तु का द्रव्यमान जो है, और उसको किससे गुणा करते हैं हम, जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे हम उसको गुणा करते हैं। बताया था पिछली क्लास में कि जो भार होता है वो क्या होता है, मास इनटू जो जी होता है हमारा त्वरण, उससे। फिर है किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है। जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का वो हम एक समान रहता है हर जगह पे। कहीं भी चले जाओ आप, धरती पे रहो या किसी दूसरे प्लैनेट में चले जाओ तो से एक ही रहेगा, चांद पे चले जाओ तो वही रहेगा, लेकिन जो भार है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग लगता है सब चीज़ों पे, सब प्लैनेट्स पे, सब जैसे चांद पे अलग लगेगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है वो एक समान ही रहेगा। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं। ठीक है, और भार का माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। जो द्रव्यमान है उसका जो माप है वो भौतिक तुला द्वारा होता है, और जो भार का जो माप है वो कमानीदार तुला द्वारा होता है। जो हमारा द्रव्यमान है वो एक आदिश राशि है जिसमें सिर्फ हमें दिशा का कोई नहीं पता रहता, सिर्फ उसमें हमें संख्या पता लगती है कि कितना उसका माप है। ठीक है, और जो भार है वो हमारा सदिश राशि है, उसके अंदर हमें दोनों पता होते हैं, जो दिशा है वो भी, और जो जितना उसका माप है वो भी पता होता है। किसी स्थान पर जी का मान 0 होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता। अगर कहीं जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अगर 0 है तो वो जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर भार जो है उस भार में अगर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 0 है तो जो हमारा भार है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा अंतर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्तु का चंद्रमा पर भार। अगर आपको आया कि वस्तु जो है, कोई भी वस्तु हम है, कुछ भी है, उसका चंद्रमा पर भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का एक छठा होता है, एक छठा भाग होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी पर है लेकिन अगर उसको चांद पर ले गए तो वो उसका जो एक छठा भाग होगा उसका। ठीक है, मान लो अगर किसी का वजन 60 है तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा वहाँ पे जाके। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, पृथ्वी पर उसका भार अर्थात वह बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। ठीक है, जो जी है मतलब गुरुत्वीय जो बल है उसका, उससे जो खींचती है धरती, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम निकालेंगे जो बल है हमारा, तो m ही इसमें अंदर क्या हो जाएगा, जो पहला जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरा हो जाएगा हमारा
पृथ्वी की त्रिज्या जो r से दिखाएंगे। चंद्रमा पर वस्तु का भार कैसे निकालेंगे? चंद्रमा पर जो चंद्रमा पर वस्तु है, पहले तो उसका भार ऊपर आएगा और जो नीचे आएगा वो रहेगा हमारा जो धरती पर वस्तु है उसका भार। ऐसे करके निकाल लेंगे हम। जो चंद्रमा पर उसका भार है F = G_m_e_m/r_m²। ठीक है, और ये ऐसे करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, उल्टा कर दिया इसका, और उसके बाद इसका भार ऐसे निकल जाएगा। तो m मतलब अर्थ पे, पृथ्वी पे जो उसका द्रव्यमान है। चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 100 गुना है। ठीक है, और चंद्रमा से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 4 गुना है। तो इस तरह तो जो है हमारा द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं किस पे? चंद्रमा पे। आप इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और बहुत आसान है, आप इसको आराम से निकाल भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे प्रशोद तथा दाब। प्रशोद क्या होता है और दाब क्या होता है? प्रशोद किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको प्रशोद कहते हैं। कि प्रशोद उसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसकी सिर्फ सतह पे, ऊपर वाली सतह पे जो हमारा बल लग रहा है उसको बोलते हैं प्रशोद। लेकिन दाब पूरे के पूरे द्रव्यमान पे जो पड़ता है उसको बोलते हैं हम दाब। जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रशोद दाब कहलाता है। ठीक है, पूरे पे जो पड़ता है जो दाब उसको कहते हैं। दाब का मात्रक कैसे निकालते हैं? दाब को हम दाब का ऐसा ही मात्रक है हमारा Nm²। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है वो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक m²। तो दाब का जो मात्रक हो जाएगा Nm² हो जाएगा। ठीक है, जो बल होता है हमारा उसका तो जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन होता है, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो हो जाएगा m²। तो Nm/m² इसका हो जाएगा मात्रक, ऐसा ही मात्रक। दाब का ऐसा ही मात्रक है जिसे पास्कल से प्रदर्शित करते हैं। दाब का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है, ऐसा ही मात्रक Nm/m² भी है, और आपका जो हमारा पास्कल है ये भी है, लेकिन हम इसको पास्कल ही इस्तेमाल करते हैं और इसको लिखते हैं हम PA, पास्कल को। दाब का प्रभावित करने वाला कारक। दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लगाया गया बल, कितना बल लगा रहे हैं वो दाब को प्रभावित करेगा। दूसरा, सतह का क्षेत्रफल, ज़्यादा क्षेत्रफल है कम क्षेत्रफल है उसके ऊपर उसको निर्धारित करता है जो दाब है। फिर है हमारा तरलों में दाब। तरलों में दाब क्या होता है? सभी द्रव या गैसें तरल है। सभी को पता है कि जो द्रव होते हैं लिक्विड और जो गैस होती है वो तरल है, बहते हैं, बह सकते हैं। तरल में भार होते हैं तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर दाब लगाते हैं। अब मान लो कि आपने गिलास में पानी रख रखा है, जो गिलास के अंदर पानी है उसके जो परमाणु हैं वो जो गिलास की सतह पे दाब लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं तरलों में दाब। उसकी सतह पे वो बाहर फोर्स लगा रहे होते हैं, जो गिलास की जो साइड वाली सतह होती है उन पे फोर्स लगा रहे होते हैं, बल लगा रहे होते हैं कि हमें बाहर निकलना है इस गिलास से, उसको बोलते हैं तरलों में दाब। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ये तो ईजी सा है। फिर है हमारा उत्प्लावकता। ये क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, वस्तु को नीचे की ओर व तरल उस पर ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जब कोई भी वस्तु हम पानी में डुबाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगा रहा होता है, तो डुबाने से वो जो नीचे से बल है वो खींचती है अपनी तरफ। तो जो वस्तु है हमारी, जो हम दबा रहे हैं पानी के अंदर, वो पानी के अंदर दबने से जो पानी है वो बिखर जाएगा आसपास, मतलब आसपास वो कट जाएगा पानी। ठीक है, हम जो वस्तु उसके अंदर डाल रहे हैं उससे जो है पानी वो कट जाएगा, चीर देगा उसको वो पानी। तो जो वो बल लगाता है वस्तु पानी के ऊपर उसको बोलते हैं हम उत्प्लावकता। ठीक है, उत्प्लावकता बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, जो ये बल है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर को खींचने में लगता है उसको, और
ये किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है कि कैसा है जो हमारा वस्तु है। फिर है वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल। निष्कर्ष, वस्तु डूब जाती है। अगर जो वस्तु पे लगने वाला गुरुत्वीय बल जो ज़्यादा होता है और जो उत्प्लावन जो बल है वो कम होता है, वो तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। किसके अंदर? पानी के अंदर। लेकिन अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल जो है वो एक समान है तो क्या होगा? वस्तु ऊपर तैरने लगेगी। अगर वस्तु हल्की होगी और उसके जो जोर, अगर वस्तु हल्की होगी तो वो जो पानी की सतह है उसके ऊपर कम जो बल लगाएगी तो वो ऊपर तैर जाएगी। लेकिन अगर वस्तु भारी होगी तो वो पानी के ऊपर बल ज़्यादा लगाएगी तो वो अंदर डूब जाएगी। तो इससे हमें ये मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या बोला था? जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले बल एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, जो मतलब कोई भी वस्तु बल लगा रही होती है पानी के ऊपर, अगर वो जितना बल वो लगाएगी वो किसके बराबर होगा? जितना पानी उस बल लगाने से बाहर फैलेगा। मतलब जो बल लगाने से जो पानी बाहर इधर उधर गिर जाएगा या इधर उधर फैल जाएगा, उस बल के बराबर और उस पानी का इधर उधर फैलना दोनों एक समान होगा। ठीक है, आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर किसी गिलास में आपने बर्फ़ डाली, ठीक है, और उस बर्फ़ डालने से पानी उछल के बाहर गिर गया या कुछ भी हो गया, इधर उधर हो गया, तो क्या होगा? जो जितना बल उसके ऊपर लगेगा उतना ही तो पानी बाहर जाएगा। तो आर्किमिडीज ने ये बताया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत के उपयोग, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। ठीक है, फिर है ये जलयानों के डिज़ाइन बनाने में। जैसे हमारी होती है ना, जो बोट होती हैं, हमारी नाव होती हैं, और जो शिप होते हैं हमारे, शिप जो होते हैं हमारे, उनकी जो हमारे जो वो बनता है, ढांचा बनता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। तभी तो वो इतनी भारी होने के बाद भी उसके ऊपर तैर सकती है। उसके बाद है हमारा दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो दुग्धमापी मतलब जो दूध को हम मापते हैं, और जो हमारे हाइड्रोमीटर होते हैं, पानी के जो मीटर्स वगैरह होते हैं, वो सब किसके ऊपर निर्धारित है? वो सब आर्किमिडीज के ऊपर के सिद्धांत पर निर्धारित है। यही कारण है कि लोहे और स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा हुए भी जल में तैरता है, लेकिन एक छोटी सी पिन जल में डूब जाती है। तो ये सब किसके कारण होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ये सब होता है। अब हम पढ़ेंगे अपेक्षित घनत्व। ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये आखिरी टॉपिक है हमारे पार्ट का। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है। घनत्व का क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो जो घनत्व होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान भाग में आयतन। द्रव्यमान मतलब मास, कितना ज़्यादा कौन सी चीज़, मान लो एक कमरे में कितनी ज़्यादा आप चीज़ें भर सकते हो। ठीक है, अगर जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा आ रहा है और जो जगह है वो कम उपयोग हो रही है, तो जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर मान लो एक कमरे में 50 लोग बैठे हैं, तो जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जगह कम है और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ही कमरे में अगर 3 लोग बैठे हैं उसी कमरे में, तो जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है लेकिन जो द्रव्यमान है वो कम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपेक्षित घनत्व, कि कितनी जगह में कितना द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, अब जैसे घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान भाग में आयतन होता है। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व, कोई पदार्थ है
और उसको किससे भाग किया, पानी के घनत्व से हमने भाग दिया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगर मान लो घनत्व आपने किसी चीज़ का निकाल लिया, कैसे निकाला, द्रव्यमान भाग में आयतन से, फिर उसके बाद पानी का निकाला द्रव्यमान भाग में आयतन से, तो वो क्या हो जाएगा, आपेक्षित घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। अब हमारा आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व भाग में पानी का घनत्व, इसमें देख सकते हैं। चूँकि आपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऊपर भी जो है आपका वो होगा घनत्व, और नीचे भी आपका घनत्व होगा, तो दोनों के दोनों की जो मात्रक है वो आपस में कट जाएगी, तो उसका ऐसा मात्रक कोई भी नहीं होगा। तो ये था आपका पाठ, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।